भाटिया आंटी को सब जानते हैं। तो भाटिया आंटी ने 2002-2003 में सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप हमें दिया था और उनके बारे में बताया था। तो तब हमें यकीन नहीं होता था। हम यही जैसे यूजुअली हम कह देते हैं कि कौन गुरु, क्या गुरु, फरेबी लोग होते हैं कई, तो क्या किसको मान रहे हैं ये, क्यों हम जाएं इनके पास, हमें नहीं विश्वास होता था। तो बिल्कुल गुरुजी को पता कब कैसे किसको कनेक्ट करना है। और वैसे भी इस जन्म से नहीं, हम तो कई जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई किसी रूप में भगवान को मानते हैं, कोई किसी रूप में। तो मैं गणेश जी को मानती थी और मैं नहीं मानती थी कि मैं गणेश जी के अलावा और किसी को एक्सेप्ट भी कर सकूंगी। चाहे शिव जी उनके फादर हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, बट फिर भी मुझे लगता था गणेश जी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। पर गुरुजी ने, जैसे आंटी ने कहा, हमारे सारे डाउट क्लियर करने हैं, हमारे मन में कुछ नहीं रखते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई तो मुझे उन्होंने ये भी बताया कि मैं ही गणेश जी हूँ। वो एक अलग सत्संग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं ये बता दूं कि 2002-2003 में भाटिया आंटी जब शायद गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, मैं ईयर को लेकर गलत भी हो सकती हूँ, बट आई बिलीव यही टाइम था जब हमें ये स्वरूप जब आंटी ने दिया था कि आप अपने घर में इसे अपने मंदिर में इस स्वरूप को रख लेना। पर somehow इफ्स, बट्स, डाउट्स वो मन में चल रहे थे। हमने वो स्वरूप को अंदर अलमारी में रख दिया। हमने उसके बारे में फिर सोचा नहीं कि ये स्वरूप है। अब हमें नहीं पता था कि उस स्वरूप का करना क्या है। मंदिर में हमने रखा नहीं। फिर 2006 अक्टूबर में जब भाटिया आंटी की डॉटर भावना आंटी जब मैंगलोर में MBS करेंगी और भाटिया आंटी ने जाना था उनको गाड़ी देने के लिए दिल्ली से, तो जैसे उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली कि हम कुछ दिन आएंगे नहीं और हम मैंगलोर जा रहे हैं बेटी के पास, तो गुरुजी ने उनको कहा था कि तुम रुकते रुकते जाना। रुकते रुकते जाने का मतलब भाटिया आंटी को लगा कि शायद ये हमें, जैसे उनका जो भी प्लान रहा होगा राजस्थान वगैरह हॉल्ट करके कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जाने का, तो उनको लगा कि गुरुजी तो सब जानते ही हैं, तो उनको पता होगा कि हमारा ये कुछ प्लान है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, रुकते रुकते जाना। उनका बॉम्बे आने का कोई प्लान नहीं था और मैंगलोर जाना था उन्होंने। समहाउ वो कुछ रास्ते मिस कर गए, कुछ रास्तों पे बहुत बुरे ट्रैफिक जैम्स में फंस गए और सडनली उनके दिमाग में गुरुजी ने ये आइडिया डाल दिया कि आप बॉम्बे चले जाओ। जब भाटिया आंटी बॉम्बे आई, हमारे घर आई, तब उन्होंने आकर बताया यही सब हुआ है और गुरुजी ने कहा था रुकते रुकते आना। और सडनली उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने ये तो नहीं कहा था कि तुम बॉम्बे होते हुए जाना, और समझ में नहीं आया हमें। खैर, तब उन्होंने देखा कि हमने वो गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में नहीं रखा हुआ। तो वो तो गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर, और उनको ये चीज थोड़ी खराब लगी होगी कि आपने स्वरूप को कहाँ रखा हुआ है, अपने मंदिर में क्यों नहीं रखा। तो हमने जो उनके हाथ में स्वरूप दिया, जो उन्होंने बहुत पहले हमें दे दिया था, आंटी ने वो स्वरूप को हमारे घर के मंदिर में स्थापित किया। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे सत्संग किए, इतने सारे सत्संग कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। रात के 4 बजे 5 बजे तक हम बैठकर गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे आंटी से। तो वो सत्संग सुनते सुनते, सच मानिए, वहां कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि कहीं कोई फ्रेग्रेंस आए। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही और आंटी यही कहती, नहीं देखो गुरुजी हैं, यहाँ पर हैं, आपको फेथ रखनी है, गुरुजी आपके घर हैं, सुन रहे हैं ये सारे सत्संग, आप एक बार चलो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। देखो हम इंसान हैं, हमें कोई शक्ति की, कोई सहारे की जरूरत होती है जब हम किसी बुरे वक्त को काट रहे होते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा बुरा वक्त चल रहा था जिसके वजह से हम लॉस्ट थे, हमें नहीं पता था। तो वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो हमने सोचा चलो, अब वो इतना कह रही हैं, इतने सत्संग सुनाए हैं, तो हम भी हो आते हैं एक बार गुरुजी के पास, शायद हमारा काम बन जाए, शायद ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं।
तो 2006 अक्टूबर में जब वो मैंगलोर चली गई, फिर वो दिल्ली चली गई, मैंने तब अपना BDS कंप्लीट किया हुआ था 2001 में। मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। 2006 में मैंने सोचा था कि मैं अब MDS के एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करूंगी, और उसके लिए मैं पढ़ भी रही थी। और नवंबर 12 को 2006 में मेरा एम्स का एग्जाम था। तो भाटिया आंटी एक्चुअली मेरी मासी लगती हैं, तो मासी जी ने कहा कि मैं जब एम्स के लिए जाऊं तो मैं गुरुजी से मिल लूं, तो एम्स के एग्जाम से पहले। तो मेरा फर्स्ट वो ब्लेस्ड डे, मेरी जिंदगी का सबसे करीबी दिन 11 नवंबर 2006, जब मैं पहली बार गुरुजी से एम्पायर एस्टेट में मिली। वो मोमेंट ही कुछ खास था। आप सब जानते हो वो मोमेंट, जब आप गुरुजी को देखते हो, गुरुजी के ऑरा को देखते हो, आप भूल जाते हो कि आप कौन। आपको नहीं समझ में आता कि आप कहाँ आ गए। एक डिवाइन पावर, इतनी सुंदर शक्ति, इतनी गहरी शक्ति कि वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती। पर जैसे ही मैं एम्पायर एस्टेट के बाहर पहुंची, मासी जी खड़ी हुई थी बाहर, तो उन्होंने कहा जल्दी अंदर चलो, गुरुजी कैजुअल्स में हैं, बहुत कम मिलते हैं गुरुजी कैजुअल्स में, चलो। तो मैं भागते हुए गई। मुझे नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे। मैंने मत्था टेका, और भाटिया आंटी ने उनको बताया कि ये मेरी कजिन की बेटी है, बॉम्बे से आई है, इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। गुरुजी ने पंजाबी में कहा, मैं खैर पंजाबी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं जो गुरुजी ने कहा वो यही कहा था कि मैं सब जानता हूँ, इन्हें कहो कि ये ऊपर चली जाएं, समाधि लगा कर बैठ। मुझे पहले ही दिन गुरुजी ने फर्स्ट फ्लोर पर एम्पायर एस्टेट के मंदिर में बैठा दिया, समाधि लगाने के लिए कहा। मैं बहुत ज्यादा मेडिटेटिव पर्सन नहीं थी उस टाइम पर। मुझे नहीं पता था समाधि लगाना किसे कहते हैं। मैं शब्द सुनते सुनते, मुझे नहीं पता मैं कौन से वर्ल्ड में चली गई। एक ट्रांस जिसे हम कहते हैं, कुछ अजीब सी दुनिया, एक अलग ही दुनिया। मुझे भगवान ने जैसे कोई कैलाश पर्वत के दर्शन, कुछ अलग अलग सी चीजें दिखाई जो मैं बयान नहीं कर सकती, बट बस मेरे आंखों में से आंसू निकले जा रहे थे। उतना मुझे पता था कि मैं सिर्फ रोई जा रही थी, मुझे ऐसे लगा। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया, नहीं मैं रो नहीं रही, पर ये तो कुछ अलग है। जैसे कि अंदर से कुछ, मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ साफ हो रहा है, कुछ अलग सी घटना हो रही है जो आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुई। और एक शब्द, मुझे नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं कौन से शब्द चल रहे थे, क्या चल रहा था। पंजाबी मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं, बीइंग अ पंजाबी, स्टिल बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बहुत ज्यादा पंजाबी के साथ कांटेक्ट नहीं आया था। पहली बार शब्द सुन रही थी, कुछ शब्द के मीनिंग समझी, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल के करीब लगा वो ये लगा कि तुम एक कदम गुरु के आगे बढ़ाओ, गुरु तुम्हारे आगे 100 कदम बढ़ा के आ जाए। और इसके पहले का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आपके लाइफ में गुरु की बहुत महत्वता है और गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये वंडर करती थी कि मेरे पास तो कोई गुरु है नहीं, और जो गुरु टीवी पर दिखते हैं वो तो अर्थ है नहीं, तो मुझे गुरु कैसे मिलेगा, और मैं गुरु को कहाँ ढूंढूं, और मैं अपना जन्म सार्थक कैसे करूं, और मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे भी गुरु चाहिए। मैं भगवान के आगे, अपने गणेश जी के आगे कहती थी, गणेश जी गुरु क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ गुरु, मुझे गुरु चाहिए। तो मैं तो मन में मांगती थी गुरु, लेकिन शायद गुरु जी ने की बात सुनी ली थी। तो कहते ना, गुरु खुद अपने शिष्य को ढूंढता है, तो वैसे ही गुरु जी ने खुद मुझे अपने पास बुलाया। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गुरु जी के पास गई। नेक्स्ट डे एम्स का एग्जाम था, और इसमें भी एक सत्संग है। मैं उस समय एम्स का एग्जाम जो देने जा रही थी, तो बॉम्बे में बोरीवली स्टेशन पर हम वेट कर रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, ये हम पश्चिम एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। सो मैं अपनी हॉल टिकट एग्जाम के लिए जो चाहिए वही इंपॉर्टेंट चीज भूल आई थी घर पर। जल्दी में, टेंशन में मैं अपनी हॉल टिकट भूल आई थी। ऑफ कोर्स विदाउट हॉल टिकट आप एग्जाम के लिए अपियर नहीं कर सकते, वो भी एम्स के एग्जाम।
सो मेरे फादर को वो अगर हॉल टिकट मुझे देने आना था तो उसके लिए 45 मिनट्स का टाइम चाहिए। गुरुजी ने वहीं से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, वहीं से दिखाना शुरू कर दिया कि देखो ये हूं मैं। अब होता ये है कि सडनली मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं अरे हॉल टिकट तो रख ली? तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लूं, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूं, शायद मैंने रखी नहीं है या रख ली है, आई डोंट नो। मैंने देखा मेरे बैग में हॉल टिकट नहीं। मैंने घर फोन किया, मैंने कहा पापा मैं तो हॉल टिकट भूल गई हूँ, आप प्लीज आ जाओ, ट्रेन को आने में सिर्फ बाय द रेलवे शेड्यूल टाइम वो 12:10 पर बोरीवली स्टेशन टच करती है। और तब बजे हुए थे कुछ अबाउट 12 में शायद कुछ मिनट्स कम थे। सो फिर पापा ने बोला लेकिन तेरी जो ट्रेन मिस हो जाएगी या तेरी हॉल टिकट मिस हो जाएगी, नहीं हो सकता। मैंने बोला पापा यू ट्राई। तो पापा ने स्टार्ट किया वहां से, हॉल टिकट ढूंढा पहले जाकर, और हमें यहाँ स्टेशन पर खड़े हुए पता चलता है कि पश्चिम एक्सप्रेस, वेस्टर्न रेलवे हैज नेवर कमिटेड दिस ब्लंडर एज फार एज माई नॉलेज गोज। पश्चिम एक्सप्रेस को गलत ट्रैक पे निकाल दिया बांद्रा टर्मिनस से, और वो ट्रेन रॉन्ग ट्रैक पे चलते हुए जब उन्हें ये लगा कि ये ट्रेन गलत ट्रैक पे चल रही है, उसको फिर से टर्मिनस पे पहुंचाया गया और फिर से उसे वहां से निकाला गया। इस चक्कर में वो ट्रेन 45 to 50 मिनट्स लेट हो गई। और ये ट्रेन जो कभी मोस्टली अनलेस एंड अनटिल मॉनसून हो बॉम्बे में कभी लेट नहीं चलती, ये ट्रेन को गुरुजी ने पहले ही लेट करा दिया ताकि मेरी हॉल टिकट मेरे पास पहुंचे। खैर बहुत अच्छे टाइम मार्जिन से मेरी हॉल टिकट मेरे पास पहुंची, और मैं जैसे मैंने कहा 11 नवंबर को जब गुरुजी के पास पहुंची, वो मैं जो समाधि में बैठी, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, विश्वास तो वहां से होने लग गया था कि हाँ गुरुजी तो हैं, कोई बड़ी शक्ति है। पर भगवान मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं गणेश जी के चक्कर में थी। अब मुझे ये गुरुजी को प्रैक्टिकल करके दिखाना था ना कि देखो मैं ही हूँ सब कुछ। तो मैंने एग्जाम दिया, मैं बॉम्बे आ गई। मेरा नेक्स्ट एग्जाम था अगेन ऑल इंडिया का, जो कि 14 जनवरी को था। उसके बाद हर संडे को एक एक एग्जाम था जो मेरे एमडीएस के एंट्रेंस के लिए अलग अलग, अब तो खैर नीट हो गया है, लेकिन पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स रखते थे। महाराष्ट्र स्टेट का अपना एग्जाम होता था, ऑल इंडिया का अपना एग्जाम होता था। तो इन दैट प्रोसेस एवरी संडे जनवरी में मेरा कोई ना कोई एग्जाम चल रहा था। 14 जनवरी का एग्जाम था और मैंने एग्जाम का पेपर लिखने से पहले मन ही मन समहाउ प्रे कर लिया कि अगर कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मेरे लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। मेरी पर्सनल लाइफ वैसे ही खराब चल रही है, कम से कम प्रोफेशन तो मेरा आगे बढ़ा दो, मेरा कुछ तो कुछ हो जाए। क्योंकि मैं एज ए बीडीएस प्रैक्टिस जो कर रही थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। डेंटिस्ट मुझे कभी बनना नहीं था, मुझे हमेशा से सर्जन बनना था, और एमडीएस करके मैं सर्जन बनना चाह रही थी। तो अब होता ये कि ऑल इंडिया का एग्जाम देकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे कुछ पेपर्स, कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं और मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया नहीं। पूरे रास्ते में घर पहुंचते पहुंचते रोते हुए कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। और नेक्स्ट वीक मेरा महाराष्ट्र सीईटी था, तो वो भी खराब हो जाएगा इस चक्कर में। बहुत मुश्किल से संभालती गई अपने आप को और नेक्स्ट एग्जाम फिर से दिया। खैर इस सब के प्रोसेस में जब फरवरी में मेरा एक और एग्जाम होना था, तो 2 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ महाराष्ट्र का। सो उसमें गुरुजी ने मेरा रैंक सेकंड इन स्टेट, फर्स्ट रैंकर और मेरे मार्क्स सेम थे, लेकिन कुछ टाई ब्रेकर्स होते हैं जिसकी वजह से मैं सेकंड हो गई। तो एनीवेज मार्क्स वाइज मैं बराबर उसी फर्स्ट रैंकर के हिसाब से। और मैं जब ये बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे बहुत सारा बोलना है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो जब मुझे ये पता चला कि मैंने इतना बड़ा रैंक अचीव किया है, मैंने तो क्या गुरुजी ने दिया था। सो मैं पूरा अविश्वास में थी कि नहीं ये शायद गलत कुछ टाइप हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि
एक 6.5 years के एकेडमिक ब्रेक के बाद, जब मैंने 2001 में अपनी BDS कंप्लीट की थी, उसके बाद 2007 में ये चीज मेरे साथ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया मानेगी भी नहीं और मैं भी नहीं मानने को तैयार थी कि इतना होने के बाद आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां पर आपके पास 14-15 सीटें होती हैं, आप उसमें स्टेट टॉप कर रहे हो, इम्पॉसिबल। सो मेरा बूता नहीं था, भले मैंने हार्ड वर्क किया नहीं किया वो अलग बात। सो फिर जब मुझे लगा कि ये मेरा रैंक है ही नहीं, तो मैंने दूसरे 2-3 फ्रेंड्स से चेक करवाया कि हाँ भाई तुमने ही टॉप किया है, चलो। फिर मैं भागी गणेश जी के मंदिर में, और इतने में मम्मी ने भाटिया आंटी को फोन करके कहा, भाटिया आंटी कहती हैं, अरे तुम कौन से मंदिरों के चक्कर में पड़ रहे हो, फिर से सारा समझाना पड़ेगा क्या? अच्छा, फिर हुआ ये कि उस समय महाशिवरात्रि आ रही थी, तो समहाउ भाटिया आंटी के कहने मुझे लगा हाँ चलो गुरु जी को थैंक्स तो बोलना बनता है। अब मैं शिवरात्रि है तो मैं जाती हूँ दिल्ली और गुरु जी को थैंक क्यों बोलते थे। तो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले जब हम एम्पायर एस्टेट गए, मेरी मम्मा भी चली थी साथ में, तो हम गुरु जी से जब मिल रहे थे तो मैं आगे थी, भाटिया आंटी के साथ में गए, तो उन्होंने बताया गुरु जी को इसके साथ एक मिरेकल हुआ है गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं अब और मिरेकल्स देखे जाओ। और फिर जब मेरी मम्मा ने उनके मत्था टेका तो गुरु जी ने कह दिया कल्याण किया। अब उस समय हमें नहीं समझ में आती थी इस सब की मीनिंग, हमें लगा हाँ ये कुछ तो कहने के लिए कह रहे हैं। खैर फिर मेरी तीसरी मुलाकात गुरु जी से महाशिवरात्रि के दिन पे हुई 2007 में। अगेन अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। महाशिवरात्रि के बाद हम बॉम्बे के लिए निकले और फिर मुझे पता चला कि ऑल इंडिया का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें मैं पूरे रास्ते रोते रोते आ रही थी और उम्मीद से कोई मतलब दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था मेरा क्रैक करने का। और मुझे ये पता चलता है कि मैं ऑल इंडिया में 17th हूँ रैंक वाइज। तब मुझे गुरुजी के वर्ड्स याद आए कि और मिरेकल्स देखे जाओ। तो मुझे तब गुरुजी ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अब तुम डाउट करना बंद कर दो, मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सिर्फ तुम विश्वास रखो। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी और धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। उसी के बाद का